नमस्कार। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर इस खास पेशकश में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुमार। अगले आधे घंटे में हम एक्सपर्ट के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है और इस पर क्या कुछ ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं जिससे जो हम कह सकते हैं कि इस कौम को फ़ायदा होने वाला है, देश को फ़ायदा होने वाला है, और किस तरीके से इस बिल के जरिए जो उनकी भागीदारी है वो बढ़ेगी। हमारे साथ दो मेहमान हैं। सबसे पहले हम उनका परिचय आपसे कराते हैं। मुजफ्फर हसन साहब हैं, संपादक हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ मुख्तार अहमद साहब हैं जो अध्यक्ष हैं अंजुमन इस्लामिया का। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये दो हमारे खास मेहमान हैं। इन दोनों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो संशोधन विधेयक लाया गया है इसके क्या कुछ फलाफल हो सकते हैं और जो आज चर्चा सदन में हो रही है उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। लोकसभा में अब से थोड़ी देर पहले हम कह सकते हैं कि 12 बजे के आसपास इस बिल को पेश किया गया है और करीब 8 घंटे का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। तमाम जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के जो सांसद हैं, उनको अपनी बात रखने का मौका इस दौरान दिया जाएगा। जब जेपीसी में ये बिल जब पेश किया गया था पिछले वर्ष, तो उसके बाद वहाँ पर भेजा गया था और करीब हम कह सकते हैं कि कई लाख जो है सुझाव आए थे और उसके बाद फाइनली इस बिल को आज पेश किया गया है। तो सबसे पहले हम वो देखते हैं कि जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू, जिन्होंने लोकसभा में इस बिल को पेश किया है, आइए सुनते हैं कि क्या कुछ बिल को पेश करते हुए उन्होंने कहा है। कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है। वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब ने इस कमेटी के सामने में पेशकश किया है। तो अभी हम सुन रहे थे किस तरीके से किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि जो देश में है करीब 8.72 लाख जो है वो वक्फ की संपत्ति है, और अगर ज़रूरत हुई चर्चा के दौरान, जो लोकसभा में आज चर्चा हो रही है, 8 घंटे का समय फिलहाल निर्धारित है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो चर्चा का जो समय है वो उसे भी बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहला कमेंट हम लेते हैं मुजफ्फर हसन साहब से, जो संपादक हैं जदीद भारत के। सर, किस तरीके से आपको लगता है हसन साहब कि ये जो बिल अभी लाया गया है इससे लगता है कि इस कौम को खास करके ज़्यादा फायदा होने वाला है? देखिए, असल में जिस हुकूमत के जरिए ये बिल लाया गया है जी, वह भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, एनडीए की हुकूमत जी, और ये कहने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप भी हम एग्री करेंगे मुझसे, हाँ, कि मुस्लिम समुदाय में इस पार्टी की मान्यता न के बराबर है, बहुत कम है जी, और इस वजह से मुसलमानों को थोड़ा डर लगता है कि ये पार्टी जो कुछ भी करने जा रही है उसका कोई फ़ायदा मिलेगा या नुकसान होगा। ये फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आप देख रहे हैं कि देश भर के मुस्लिम संगठनों ने जिस तरह से इसका विरोध किया है उसने एक और माहौल बना दिया कि ये सचमुच तुम्हारे खिलाफ ही है, मुसलमानों के खिलाफ ही है। ये एक एटमोस्फेयर बन गया और जिससे लोगों में एक मानसिकता परसेप्शंस का एक इम्पैक्ट दिखा रहा है। जहां तक बिल का सवाल है तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि वक्फ संपत्ति जो आज मुल्क भर में मौजूद है उसका कोई बहुत फायदा आम मुसलमानों को नहीं मिलता है, मैं ये कह रहा हूं। दूसरी सूरत में आप नारे लगाते रहिए कि आपकी मसाजिद खतरे में है, मदरसे खतरे में है, ईदगाहें खतरे में है, जो भी मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो खतरे में हैं। खतरे में कभी नहीं थी, कभी नहीं है, कभी नहीं रहेगी। दूसरी बात ये कि उस प्रॉपर्टी का फायदा किसको हासिल होता है? जो वक्फ बोर्ड बनता है, वक्फ बोर्ड के जो मुतवल्ली, वक्फ बोर्ड आपको बताएं कि ये गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है जी, है ना, और उसका कोई हिसाब किताब पब्लिक के सामने, आवाम के सामने, जनता के सामने ना हुकूमत पेश करती है ना वक्फ बोर्ड पेश करता है।
तो इसलिए आम मुसलमानों को इससे कोई बहुत लेना देना नहीं है। उनको लगता है कि एक चीज मेरी है तो है, उससे ना नुकसान है ना फायदा है। जहां तक सरकार की मंशा का सवाल है, तो ये मान लेना चाहिए कि चूंकि बिल जेपीसी में भेजी जा सकती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजी जा चुकी है, और उस पर 85-86 लाख के करीब लोगों ने अपनी राय दी है जी। और जिस राय को कहीं ना कहीं मेंशन जरूर किया गया होगा बिल में, हम ऐसा मान के चल सकते हैं जी। तो वो सारी जो बिल में संशोधन के लिए जेपीसी को सुझाव दिए गए हैं, उसका कुछ हिस्सा तो जरूर एडॉप्ट किया गया होगा एकदम, और ये बेहतरी के लिए होगा। हाँ। तो हमको पार्लियामेंट पे उसी पे चर्चा भी हो रही है कि लगातार अपोजिशन, आप पे हम आएंगे, मुझे प्रश्न मुख्तार अहमद जी के पास जाना जरूरी है, क्योंकि देखिए ये बिल जो लाया गया है, निश्चित तौर पर ये जो लगातार मुजफ्फर हसन साहब भी कह रहे हैं कि जो बिल में प्रोविजंस किए गए हैं, आम आदमी जो है उसको वक्फ बोर्ड का कभी फायदा नहीं मिला है। और लगातार जो मुस्लिम कौम भी है उनमें एक डर की भावना, जो कुछ क्लास के लोग हैं वो एक डर की भावना पैदा रहती है, कह रहे बीजेपी की सरकार है तो आपके लिए कुछ हितैषी में आपके लिए काम नहीं हो सकता। लेकिन वक्फ बोर्ड में अगर जैसे मदरसों की बात होती है, उनको हक देने की बात होती है, अगर स्कीम्स की बात आप करें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में जिस तरीके से स्कीम्स लाए गए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, घर घर शौचालय हो, घर घर नल हो, चाहे आवास हो, तो अगर कहा जाए तो इस कौम को भी बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्ट्स लगातार करता हूं तो वो दिखता है कि बदलाव उस इलाके में हुआ है। तो इस तरीके से एक परसेप्शन ये नहीं बन जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी लेकर आएगी वो मुस्लिम्स के खिलाफ लेकर आएगी। आपको क्या लगता है अहमद साहब? अभी तो मैं एक बात आपको बताऊं ये जी कि आपने अहम चीज छोड़ दी, आयुष्मान जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये प्रधानमंत्री का लाया हुआ जी, आयुष्मान भारत योजना एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, सभी लोगों को फायदा हुआ। और मेरे ख्याल से माननीय प्रधानमंत्री के नियत में ये नहीं था कि फलाने फलाने को फायदा पहुंचाएंगे, ऐसे तो कुछ इनके दिमाग में नहीं रहा। ये बिल जो आज पेश किया गया है, ये बहुत हड़बड़ाहट में, इतनी जल्दी ये बिल नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि अभी बहुत सारे मसले हैं इंडिया में, भारत में बहुत सारे मसले हैं। एजुकेशन का मसला है, आपका सिक्योरिटी का मामला है, चाइना से रिलेशन हमारे खराब होते जा रहे हैं दिन ब दिन, बांग्लादेश जैसा छोटा कंट्री इससे भी खराब हो गया है, नौकरी का मामला है, और बहुत सारे मसले हैं जो इंडिया अगर उस पर ध्यान दिया जाता तो आज नक्शा कुछ और होता और हम भारतवर्ष के लोग बहुत मजबूत हो जाते। ये वक्त मुनासिब नहीं था इस बिल को लाना। और अगर ये चलिए ठीक है, आपकी बात हम ये मान लिए कि मुनासिब वक्त नहीं है अहमद साहब, बिल्कुल, लेकिन आपको लगता है कि ये बिल की जरूरत भारत में थी? क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि इस तरह के बिल आने चाहिए थे और उसमें संशोधन आज से नहीं हो रहे हैं। जब 1950 से अगर देश को 75 साल हुए तो कई बार इस बिल 2013 में भी संशोधन हुए थे, मुझे याद है, कांग्रेस की हुकूमत थी, एक खुर्शीद साहब थे, वो भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी कहा था संशोधन होना भी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सब उसमें नुकसान ही है, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ फायदे भी हैं, लेकिन अगर नियत साफ हो तो उसी पे तो चर्चा कर रहे हैं कि नियत बिल्कुल परसेप्शन एक बना हुआ है, उस परसेप्शन को तोड़ने की जरूरत है क्या नहीं है? क्योंकि बीजेपी का नाम सुनते ही खास करके अल्पसंख्यक लोग, जैसे आपने बोला था कि देखिए मोदी जी ने ये नहीं सोचा कि भाई आयुष्मान भारत लेके आएंगे तो मुस्लिम को फायदा होगा या हिंदू को होगा या ईसाई को होगा, लेकिन लेकर तो आए। तो ऐसा फिर इस पे आप क्यों मान के चल रहे हैं? देखिए मोदी जी का विचार अलग होता है, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि मैं अंजुमन इस्लामिया से नॉन पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उसके जो और मंत्री है या और उनके जो कंसर्निंग अथॉरिटी है उनका मिजाज कुछ और होता है जी, कि वोटिंग से फायदा उठाने के लिए ये इस तरह के करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मोदी जी का ये कभी नहीं रहा परसेप्शन कि इसमें मैंने किसी कौम के प्रति कोई अलग उनकी सोच नहीं होती है, लेकिन और बाकी लोगों का होता है। ऐसा चलिए ठीक है, अगर हमारा अपना ख्याल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपका ख्याल है मुख्तार अहमद सर। अगर हम समझते हैं, ठीक है, आपने एक पक्ष रख दिया कि भाई दूसरे लोग जो हैं, लेकिन मोदी जी की मंशा कभी खराब नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि ठीक है, आपने बोला कि शायद समय पे बिल लाया गया, जो अभी और भी बहुत हाई टॉपिक्स थे उसको पहले एड्रेस करना चाहिए था, बाद में ये बिल आना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि अगर बिल आया तो देर आए दुरुस्त आए, ऐसा कहेंगे? बिल्कुल सही है, देर आए दुरुस्त है, क्योंकि मामला बहुत दिनों से है, ये बहुत सब प्रॉपर्टी, इतने प्रॉपर्टीज हैं इंडिया में, जो रेलवे के बाद शायद वक्फ बोर्ड की ही प्रॉपर्टी इंडिया में है, और काफी माने सब कीमती जमीन है। खुद रांची में आप देखिए, यहाँ पे बहुत कीमती जमीन है, लेकिन कोई यूटिलाइज नहीं है ना कुछ। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब मुजफ्फर साहब ने कहा कि लाखों एकड़ जमीन है, या झारखंड या कहीं भी इंडिया बात की, लेकिन कभी ना बोर्ड ने उसको कभी दिया कि कितने इनकम आ रहे हैं या अनुदान कितने लिए जा रहे हैं या क्या खर्च दिया जा रहा है, कभी नहीं हुआ। पिछले साल शायद 2017-18 में कुछ कोशिश किया गया था मोदी जी के जरिए, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ। फिर
चटाई मतलब में पड़ नियत गया। साफ है मोदी जी की। चलिए, मुख्तार अहमद साहब ऐसा मान रहे हैं, और क्या क्या पक्ष है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ और हसन साहब, इसमें जो प्रोविजंस किए गए, जैसे ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है कि 2017 में कुछ किया गया तो लोगों को पता चलेगा कि भाई ये प्रोविजंस हुए तो हमारी वक्त की ये संपत्ति है, तो इससे ये फायदा हो रहा है। अभी ये लोगों को पता नहीं चलता। एक सबसे बड़ा प्रोविजंस जो जेपीसी में ये गई थी, उसके बाद यही प्रोविजन किया गया कि सारी जो वक्त की संपत्ति है वो ऑनलाइन की जाएगी, ट्रांसपेरेंसी होगी कि इसका क्या किस तरीके से फायदा हो रहा है, या इसके क्या कोई इस्तेमाल हो भी रहे हैं या सिर्फ वक्त के पास पड़ा हुआ है। तो इस तरह की जो ट्रांसपेरेंसी आएगी तो लगता है कि हमको निश्चित तौर पर इस बिल का स्वागत होना चाहिए। नहीं, बेशक इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भारत सरकार ने जो इस बिल में प्रोविजन किया है जी। कि हम उसका एक पोर्टल बनाएंगे और तमाम जायदादों की तफसील उस पोर्टल पर हम डाल देंगे, जी। तो उससे फायदा ये होगा कि जिस इलाके में वो प्रॉपर्टी है उस इलाके के लोग भी जान जाएंगे और पूरा देश जान जाएगा। और तब जिन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या गैरों के कब्जे में है, दूसरों ने नाजायज तजावुजात कब्जा कर लिया है उस पर, तो उसको वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उसको छुड़वा के वो वक्फ बोर्ड के हवाले करे। कई आपने देख रहे हैं कि कितने मुकदमात 31,000 32,000 मुकदमात चल रहे हैं। वो भी लाख की संख्या, भी तो कह रहे हैं लोग कि लाख उसको पार कर गए, इतने मुकदमे वक्फ से जुड़े हुए हैं। हाँ, और उसमें कहा है कि 31,000 मुकदमे मुसलमानों ने कर रखे हैं। वक्फ बोर्ड पर मुसलमानों ने मुकदमे कर रखे हैं। अब इसका क्या मतलब, ये तो कानून के माहिरीन जानेंगे, हम लोग की समझ में नहीं आती है ये बात। लेकिन एक बात तय है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी को आप डिजिटलाइज करेंगे, आम आदमी के सामने वो आएगा, तो मुझे भी ये पता रहेगा कि साहब ये प्रॉपर्टी मुसलमानों की है और इसका ये फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसका फायदा मुसलमानों को दिलवाए, वो वक्फ बोर्ड के कब्जे में जाए वो जमीन। एक चीज़ और, जैसा कि बोल रहे हैं मुख्तार साहब, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपने बोला ठीक है, आपको लगता है कि इस बिल में जो प्रोविजंस किए गए, जो ट्रांसपेरेंसी की बात जो इसमें की गई है और लोगों के इस्तेमाल की बात इसमें हो रही है। अभी एक चीज़ जो मेरे भी नॉलेज में, आपके भी शायद नॉलेज में होगा, कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है, मुझे नहीं पता कि वक्त की प्रॉपर्टी है या नहीं है, आपके नॉलेज में हो सकता है, लेकिन आम पब्लिक जो उस इलाके के कंसर्न है उनको पता है कि नहीं, हमको तो पता नहीं है किसकी संपत्ति है, शायद फल्ला बाबू की ये संपत्ति है, वक्फ की संपत्ति है लेकिन फल्ला बाबू की संपत्ति है। तो ये क्या इस तरह की चीजें आपके सामने में है, आती है, और लगता है कि इस बिल के आने से ये तरह की चीजें दूर होगी? यहाँ एक देखिए बहुत सामने मिसाल है, अंजुमन इस्लामिया रांची। अंजुमन इस्लामिया रांची जो है ये वक्फ बोर्ड के अंतर्गत चलता है ये, और रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड में ही है ज़माने से, बिहार के टाइम से ही रजिस्ट्रेशन है। झारखंड अलग होने के बाद 25 साल हो गए, ना बोर्ड सही से बन पाया और ना उस मैंने बोर्ड के लोग, या अध्यक्ष कहिए या सीईओ कहिए या मेंबर लोगों ने 10 साल तो वैसे ही डिफंक्ट बर्बाद हो गया वक्फ बोर्ड। उस अभी जो वक्फ बोर्ड बना है इससे पहले भी बना था, लेकिन कोई काम की चीज़ बोर्ड नहीं। बोर्ड में ये एक आम बात थी, अंशदान वो अंजुमन इस्लामिया से 7% अंशदान बोर्ड लेता है, लेकिन उसका रिटर्न भी 1-2% की कोई हम लोग प्रोजेक्ट देते आए हैं, लेकिन कोई झारखंड में कोई देखने वाला नहीं है, ना उसका 2-3% का एजुकेशन के मामले में कोई इस्तेमाल भी नहीं होता, रिटर्न नहीं होता है। नहीं होता तो ये सामने एग्जाम्पल अंजुमन इस्लामिया रांची है, और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं अंजुमन इस्लामिया के, लेकिन कभी भी इसमें इसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाया है, ना बोर्ड हो या ना कमेटी हो, कोई भी हो। 25 साल में ये 2 टर्म शायद से बोर्ड रहा, 1 टर्म 25 साल में, लेकिन डिफंक्ट ही रहा वो भी। चलिए, एक चीज़ और, एक जो महत्वपूर्ण बात आज उन्होंने कही थी किरण रिजिजू जी ने पार्लियामेंट में, वो ये है कि 1954 में पहली बार आज़ाद भारत में वक्फ बोर्ड एक्ट आया था, तभी राज्य वक्फ वॉइस का भी प्रस्ताव आया था, तब से कई बार इसमें संशोधन हुआ था और 1995 में बड़ा बदलाव हुआ था। तब किसी ने भी इसका बिल को असंवैधानिक करार नहीं दिया था, लेकिन अब क्यों सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए तो ऐसा नहीं हो रहा है? नहीं, अभी तो देखिए, अभी जो जिस हुकूमत ने ये बिल लाया है, इसलिए संदेह होता है लोगों को कि बीजेपी, लोगों के आम धारणा यही है मुसलमानों में कि बीजेपी एंटी मुस्लिम है। मुस्लिम, चलिए ठीक है, वो बात आपको हम सुना देते हैं, किरण रिजिजू ने बोला, उस पर उसका कमेंट आपका हम लेंगे। आजादी के बाद 1954 में 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार आजाद भारत का एक्ट बनी, और उस समय स्टेट वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान उसी 1954 एक्ट में प्रावधान किया गया था। उस समय से लेकर के कई संशोधन के साथ में 1995 में व्यापक रूप से ये वक्फ एक्ट बनी है। तो उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी ने नहीं कहा उस समय ये अनलॉफुल है। आज जब हम उसी बिल को सुधार के ला रहे हैं,
तब आपको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का आपको ये नौबत कैसे आया, ये सोच क्यों आया? अगर आप सच्चे दिल से सोचते हैं और मन साफ होते हैं तो आप तर्क पे जाते हैं। इस संशोधन बिल में जो जो तर्क है आप उसमें बात कीजिए, आप उसको छोड़ के जो कोई लेना देना नहीं है बिल में उसका बात आप लेकर के लोगों को गुमराह करने का बरगलाने का काम जो किया है उसको मैं शुरू में साफ करना चाहता हूं। हसन साहब, जिस तरीके से लगातार ये बात हो रही है कि भाई आखिर क्यों राजनीतिक मुद्दा इसको नहीं बनना चाहिए, अगर इसको बनाने की कोशिश हो रही है तो लगातार सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि भाई मेरी मंशा साफ है। जो अहमद साहब भी कह रहे हैं कि भाई अगर मोदी जी की मंशा साफ है तो विपक्ष को इस तरह के मुद्दों पर साथ देना चाहिए। वो भी पहले बिल में संशोधन की बात कर चुके हैं, लेकर आए हैं, तो फिर आखिर विरोध किस बात का? मैंने अपनी बात ही शुरू इस बात से की कि एक परसेप्शन बन चुका है कि बीजेपी है तो मुसलमानों की दुश्मन है। सीधी बात जी। इसलिए लोगों को भरोसा करना बड़ा मुश्किल है कि बीजेपी पर कैसे भरोसा करें। अगर बीजेपी की नीयत बिल्कुल साफ है तो अभी भी पार्लियामेंट में जो बहस चल रही है उसमें विपक्ष के कई लोगों ने यह कहा कि साहब रेलवे की जमीनों का भी अतिक्रमण हो रहा है, फोर्स की जमीनों का भी अतिक्रमण हो रहा है, आप कहां छुड़ा पा रहे हैं? आप मुसलमानों से इतने हमदर्द हो गए कि आप मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी को छुड़ा के आप दे देंगे मुसलमानों को? ये भरोसा करना भी ऐसे भी आमतौर पे भी मुश्किल है कि वक्फ की प्रॉपर्टी जितने गैर मुस्लिमों के कब्जे में हैं उनको छुड़ा के वापस करना सरकार के बस में नहीं, किसी भी सरकार के, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, भारत सरकार हो, किसी के बस में ये नहीं। मैं थोड़ा सा इत्तेफाक इस बात से थोड़ा सा इतर में एक बात करता हूँ। देखिए एग्जाम्पल जैसे रेलवे की बात लगातार ये कोशिश हो रही है देश भर में। आप एक एग्जाम्पल होगा, मैं रांची में मैं पिछले 10 सालों से एयरपोर्ट से जो आप हरमुन के रास्ते में आते थे, हटाने की कोशिश एग्जाम्पल है, इससे इनकार नहीं है। हाँ, तो इस तरह की चीजें कई जगहों पर, जैसे आपको याद होगा कि बीजेपी की सरकार ने ही पहली बार रांची में हज हाउस बना के दिया। हाँ, ठीक है, बढ़िया और सुंदर हज हाउस बना के दिया। तो आखिर विश्वास तो जगाना पड़ेगा ना। यही बात है। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वो इस बात में अपने आप को इस तरह से पेश करें कि लोगों का भरोसा बने, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों या हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब हों। इन लोगों को ये कोशिश करनी होगी। अभी जितनी कोशिशें हैं वो सक्सेस नहीं है, वो उसमें कमी है। इसलिए इन लोगों को कोशिश करनी होगी कि मुस्लिम समाज को भरोसा दिलाएं कि हम ईमानदार हैं, इस देश के भी प्रति ईमानदार हैं और मुसलमानों के प्रति भी ईमानदार है। मुसलमान इस देश का नागरिक है, वो 2 नंबर का शहरी नहीं है। चलिए, क्या आपको लगता है अहमद साहब बिल में अगर कुछ आपके नजरिए में कुछ अच्छा चीज जो किया गया है, जो प्रोविजंस है, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। बहुत सारे उसमें प्रोविजन तो बहुत सारे हैं, जिसको इतना कम समय में बताना बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, काफी उसमें वक्त लगेगा जी। लेकिन इसमें विपक्ष की भी भूमिका सही नहीं है। वो भी खरे कभी नहीं उतरते हैं, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, और सिर्फ सियासी रोटी सेकने के लिए आते हैं। मतलब मुस्लिमों को देखिए, आपने जो कहा ना कि हज हाउस का मामला, तो उससे पहले हज हाउस, पहले जो एक हज हाउस बनाया गया था, शायद वो मधु कोड़ा का शासनकाल में हुआ था जी। 2007 में। तो वो 5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जैसे तैसे बनाया गया, उसमें लूट मार हुआ, डिमोलिश करके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने उनको बनाया और एक मिसाल कायम किया कि हालांकि उनके ही पार्टी के लोग इनको विरोध कर रहे थे कि हज हाउस बनाने में मैंने मुस्लिम के ये हो गए, फेवर वाले हो गए हैं, लेकिन उनकी बेपरवाह करते हुए और अपने काम में आगे बढ़ते गए। और हमको लगता है कि जब ऐसा वक्त आएगा रघुवर जी का, तो वो कभी सोचते नहीं है कि माइनॉरिटी है या मेजोरिटी वाले लोग हैं, ये सब कभी नहीं सोचते हैं। हाँ, मतलब राजनीति से परे सोच के, राज के लिए बड़ा राजनीति से परे। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि इस बिल में कुछ अच्छे प्रोविजंस हुए हैं तो बताइए, लोगों को हम चाहते हैं कि आप जागरूक करें। बहुत सारे हैं। जैसे क्या है आपके नजरिए में? जी, जिसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि कोई देखने वाला नहीं है जी, कब्जा किए हुए हैं, उसी चीज को अगर वो पहले सुधारने की कोशिश करते तो आज ये नौबत नहीं आता। और अभी भी वक्त है। हालांकि अब तो बिल पेश हो गया, अब क्या होगा, रात में इसका फैसला होगा, लेकिन ये पहले से होने से अभी भी वक्त है। इसको सही तरीके से सिस्टमेटिकली ढंग से किया जाए तो अल्पसंख्यकों के लिए फायदा होगा। एक चीज और हम आपसे जानना चाहते हैं हसन साहब, जो 3-4 पॉइंट लगातार कहा जा रहा है कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उस पर अवैध कब्जा और स्वामित्व का जो विवाद है, जिसकी आप संख्या बोल रहे थे कि करीब 30 हजार से ज्यादा मुकदमे मुस्लिम कौम के लोगों ने किया है,
दूसरी बात जो है कि वो कि कानूनी दस्तावेजों की कमी से गलत तरीकों से संपत्तियों पर कब्जा जो है वो बढ़ा है, लोगों को पता ही नहीं है और लगातार इस तरह के मुकदमे और केस चले जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि WAMSI पर दर्ज है करीब 60,000 के आसपास अतिक्रमण के मामले, और इसके अलावा करीब 32,000 मुकदमे जो है वो बोर्डों में लिमिट है। तो इस तरह की चीज़ों पर तो विराम निश्चित तौर पर लगता है कि बिल आने से लगेगा। बिल्कुल लगेगा। ये भरोसा किया जाना चाहिए। भारत सरकार का मंशा ही है कि चीज़ों को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों के सामने रख दिया जाए, नाजायज कब्जे जो हैं उसको हटा दिया जाए। लेकिन उसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि निपटारे का जो हक डिप्टी कमिश्नर, जिला के डिप्टी कमिश्नरों को दे दिया गया है, ये कानूनी तौर पे बहुत अमल के लायक नहीं होगा, इसलिए कि उनका टेन्योर 3 साल का होता है डिप्टी कमिश्नर का। 3 साल के बाद वो ट्रांसफर हो जाएंगे, दूसरे साहब आएंगे, 3 साल में फैसला होगा नहीं, तो अब उनको देखने समझने में कुछ समय लग जाएगा। तो इस तरह की चीजें मामला लंबा खींचेगा और उसका कोई फायदा नहीं होगा। एक अच्छी बात जो बिल में है कि उसमें महिलाओं को बोर्ड में जोड़ा जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा भाई। लेकिन दूसरी बात जो उसमें अच्छी नहीं लगती है, हिंदू श्राइन बोर्ड इस देश में काम करता है, बहुत बड़ा बोर्ड है, उसमें किसी भी नन मुस्लिम को मेंबर नहीं बनाया जाता है, नन हिंदू को मेंबर नहीं बनाया जाता है। मतलब इस तरह की चीजों पर सोचने की जरूरत है। चलिए ठीक है, इसमें आपने किया है कि हम नन मुस्लिम को भी मेंबर बनाएंगे, इससे नियत पर सवाल उठता है। चलिए ठीक है, उस बात पे हम आएंगे। इसी पे मैं एक बात और कह दूं। हाँ, एक चीज हम अब आ रहे हैं उसके पास, आपके पास हम आएंगे। एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है कि वक्फ संपत्तियों का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो करीब 12,000 करोड़ रुपया सालाना आय संभव है। तीसरा हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जो बेनिफिशियरी स्कीम्स चल रही हैं उसमें भी फायदा लोगों को उठाया जा सकता है। उससे भी ज्यादा 12,000 करोड़ से भी ज्यादा, मतलब ये कम अमाउंट है आपको लगता है? कम है, ये आकलन जो है वो कम है। हाँ, इससे भी ज्यादा बेनिफिट होगा। हाँ, और अभी हम एक बात ये कह रहे थे कि आपने कहा कि महिलाओं को लेना जरूरी है, तो वक्फ एक्ट में क्लियर कट है कि महिलाओं को मेंबर लिया जाए, लेकिन इत्तेफाक से अभी 2-3 महीने पहले वक्फ बोर्ड या झारखंड में जो गठन हुआ उसमें किसी महिला को नहीं लिया गया, और मामला शायद न्यायालय में है, अभी किसी ने किया है कि महिला को क्यों नहीं लिया गया, इसलिए इसको डिसॉल्व किया जाए। तो बात सिर्फ झारखंड की नहीं है, पूरे देश में उठा के वक्फ बोर्ड को देख लीजिए, किसी स्टेट में। एक चीज और लगातार कहा जा रहा है कि जैसे लगातार ये बात होती है कि वक्फ बोर्ड में जो लगातार इस देश में बात हो रही है कि निचले तबके के जो लोग हैं, नीचे में जो बैठे हुए लोग हैं, उनको सत्ता में भागीदारी उनकी बढ़नी चाहिए, चाहे वो बोर्ड हो, कमीशन हो, पढ़ाई लिखाई हो, या जहां भी पहुंचना हो, उच्च श्रेणी में अगर उनको बढ़ना तो उनकी भागीदारी हर स्तर पर बढ़नी चाहिए। तो ये भी एक प्रोविजन इस बार इसमें किया गया कि CWC और राज्य वक्फ बोर्ड में कम से कम एक मुस्लिम महिला है, जिसकी बात आप कर रहे हैं। दूसरा, बोहरा और आगा खानी समुदाय के लिए जो है वो अलग बोर्ड बनाने की बात की गई, जिनका कि रिप्रेजेंटेशन मिलता ही नहीं है। तीसरी बात कि राज्य सरकारें अलग बोर्ड बना सकती है, ये भी प्रोविजन इस बार किया गया है। तो जैसे लगता है कि नहीं भाई यहाँ पे न्याय नहीं हो रहा है, वक्फ बोर्ड अपने तरीके से लोग चला रहे हैं, तो राज्य सरकार को ये पावर दिया गया है कि आप उसमें भी अमलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये लगता है कि इस तरह की चीजें ट्रांसपेरेंसी वाली चीज है। नहीं, बहुत, इसलिए ये जरूरी है कि कई वक्फ बोर्ड पर ये इल्जाम हमेशा लगता रहता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल वो मनमाने तरीके से करते हैं। वो अपने लोगों को खुश करने के लिए जमीनें हैंड ओवर कर देते हैं, उस पर बिल्डिंगें बनवा देते हैं, मॉल बनवा देते हैं, और उसका फायदा वो उठाते हैं। आम आदमी कुछ बोल नहीं पाता है, इसलिए कि उनके पास कोई वॉइस नहीं है, अकेला कोई आदमी, और समाजी तौर पे इसकी कोई बहुत मान्यता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम 10 आदमी का आंदोलन खड़ा कर दिया कि साहब वक्फ बोर्ड चोर है, ऐसा होता नहीं है अमूमन। ये सरकार में जाने से फायदा ये होगा, सरकार अगर उस पर निगाह रखना चाहती है ईमानदारी के साथ, तो वो कानून के दायरे में खड़ा कर देगी। वो तमाम ऐसे मुतवल्ली जो बेईमान हैं, जो चोर हैं, ऐसे वक्फ बोर्ड जिसके चेयरमैन गलत तरीके से काम कर रहे हैं, उन पर नकेल कस सकेगा ये बिल। तो चलिए, ये बिल गलत लोगों पर भी नकेल कसेगा। एक फाइनल कमेंट हम जरा मुख्तार अहमद साहब से भी ले लेते हैं। बिल तो अच्छा है, क्या मुख्तार जी? हाँ, बिल होना ही चाहिए, लेकिन एकदम बिल होना चाहिए, कुछ संशोधन भी होना चाहिए जो। हाँ ठीक है, वो तो प्रक्रिया, एक सतत प्रक्रिया है जो कि आने वाले दिनों में चलती रहेगी। तो हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान थे, मुख्तार अहमद साहब जो अध्यक्ष हैं अंजुमन इस्लामिया के, और मुजफ्फर हसन साहब संपादक हैं जदीद भारत के। इन दोनों ने हमारे दर्शकों को ये समझाया कि ये जो वक्फ संशोधन बिल 2025 सरकार लेकर आई है, जिस पर आज पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसका एक सकारात्मक फलाफल नजर आएगा। हालांकि बिल्स में कई कुछ जो कमियां हैं उसको भी इन्होंने उजागर किया कि इसमें भी सरकार को सोचने की ज़रूरत है, उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल पार्लियामेंट में चर्चा चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि आज ही लोकसभा में यह बिल पास हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ 2 खास मेहमान मुख्तार अहमद साहब और मुजफ्फर हसन साहब ने हमारे लिए वक्त निकाला और वक्फ संशोधन बिल पर इतनी
जो महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला। तो दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।